Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today we are going to continue with our 13th chapter of our science NCERT book and the chapter is sound. Sound means ध्वनि या फिर आवाज. मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सुन क्या रहे हैं? आप सुन रहे हैं मेरी साउंड को. तो साउंड जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. इसी के साथ वेराइटीज ऑफ साउंड होती है. साउंड सबसे पहले किसमें? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. कम्युनिकेशन. मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप मेरी साउंड को सुन रहे हैं. इसके बाद में साउंड जो है वो अलग अलग तरह की होती है, वैरायटी होती है साउंड की. लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की होती है. आप स्कूल में देखते हैं, स्कूल में आपको कैसे पता लगता है कि एक पीरियड चेंज होकर नेक्स्ट पीरियड आ गया है? क्या होता है? गोंग होता है, हैमर होता है. गोंग को जब हैमर से बीट किया जाता है, उस पर स्ट्राइक किया जाता है, तो क्या होता है? उससे साउंड जो है वो जनरेट होती है. उस साउंड को सुन के आपको पता लगता है कि आपका पीरियड जो है वो चेंज हो गया है या नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. इसी तरह से बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज आती है. स्कूल बेल हो गया, गोंग हो गया. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक फ्लूट, हारमोनियम, पियानो, इनकी गिटार, इन सब की अलग अलग साउंड होती है, यानी वेराइटीज ऑफ साउंड प्रेजेंट होती है नेचर में. ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ये साउंड क्या होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. Sound is produced by a vibrating object. वाइब्रेशन जब भी होता है तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है. जब मैं इस बोर्ड पर इस मार्कर से कुछ भी लिख रही हूं तो क्या हो रहा है? दो सरफेसेस टच हो रहे हैं, तो उसमें भी वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है और वाइब्रेशन की वजह से हमें उसकी आवाज सुनाई देती है. इसी तरह से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट को हमने नीचे गिराया या फिर उसे किसी दूसरे स्पून से हमने स्ट्राइक किया, तो क्या होगा? जैसे ही हम स्पून को प्लेट से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? और उस प्लेट को फिर हम टच करके उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तो हमें उस प्लेट में वाइब्रेशन शो होंगे, फील होंगे. तो वो वाइब्रेशन क्या है? वो वाइब्रेशन पार्टिकल्स जो है वो साउंड को जनरेट करते हैं. सो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड. वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन. To and fro motion of a particle or an object is called vibration. To and fro means ये किसी ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन है. इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन उसकी क्या है? ये. अब ये जब इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो ये इसका टू एंड फ्रो मोशन होता है. जैसे ये पार्टिकल पहले यहां से यहां आएगा, देन वो अपनी फिर से मेन पोजीशन पर आएगा और मेन पोजीशन से आने पर वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इसका ये मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन, इज कॉल्ड वाइब्रेशन. ओके, सो वाइब्रेशन की बात में अगर हम बात करें, वाइब्रेशन को हम कैसे फील कर सकते हैं? वाइब्रेशन जैसे ही हमने किसी प्लेट को स्ट्राइक किया एक स्पून से, तो उस पे वाइब्रेशन हमें फील होंगे. इसी तरह से अगर हम एक वेसल लेते हैं और उस वेसल में हम पहले उसको स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद में एक मेटल का वेसल लेते हैं, वेसल को हमने हिट किया और उसमें वाइब्रेशन हमने फील करी, तो उसमें क्या होगा?
साउंड होगा। अब ये साउंड जो है वो एक वेव फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल है, अब हमने उसी वेसल को क्या किया, पानी उसमें फिल किया। पानी को फिल करने के बाद में फिर से जब हम उसे स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, उस पानी में वेव्स दिखाई देंगी। और वो वेव्स क्या है, वो साउंड की वेव्स है। जब ये वेव्स से जो वाइब्रेशन पार्टिकल्स है, जब वो एयर में पास होते हैं तो हमें उसकी साउंड सुनाई देती है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं जल तरंग की। जल तरंग मीन्स जल यानी पानी और तरंग मीन्स वेव। जल तरंग, जल तरंग क्या है, जब हम 6 to 8 बाउल्स ऑफ वाटर लेते हैं, 6 to 8 बाउल्स, वाटर लेते हैं और इन्हें किसी रोड से या फिर किसी स्टिक से जब हम इनको एक साथ स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी की वेव्स जो है, पानी की वेव्स बनती है उसमें, और हमें एक साउंड सुनाई देता है, एक वाइब्रेशन उसमें जनरेट होती है। वो वाइब्रेशन जब एयर में जनरेट होती है, एयर में पास होती है तो क्या होता है, हमें म्यूजिकल साउंड सुनाई देता है और उस म्यूजिकल साउंड को क्या कहा जाता है, जल तरंग। जल तरंग का यूज जो है वो काफी म्यूजिकल साउंड बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद में ये तो था अलग अलग तरह की साउंड कैसे जनरेट होती है, कैसे पास होती है। अब हम ह्यूमंस कैसे साउंड जनरेट करते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस। हमारे क्या होता है, हमारे अंदर क्या वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स से ही साउंड जनरेट होता है, इसे लैरिंग्स कहते हैं। हम यहाँ पर जब अपने थ्रोट में यहाँ पर टच करके देखते हैं, जब हम बोलते हैं तो यहाँ से हमें वाइब्रेशन फील होता है। तो यहाँ पर ही हमारा वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में। ये क्या होता है, ये विंड पाइप जो होती है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो पाइप होती है, विंड पाइप जिससे हम सांस लेते हैं, उस पाइप के बिल्कुल एंड पे ये लोकेटेड होती है। इसमें क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक नैरो स्लिट होती है, एक होलो स्पेस या फिर एक खांच जिसे कहते हैं। इस खांच में से जब लंग्स में से एयर क्रॉस होती है, लंग्स से एयर आती है और इस स्लिट में से जब क्रॉस होती है तो जो हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स के जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एयर से एयर को पास करेंगे और क्या होगा, हमारे अंदर से साउंड निकलती है। इट मीन्स लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स के अंदर होता है और वॉइस जिससे निकलती है, जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। पूरा सिस्टम तो हो गया लैरिंग्स, और जो आवाज जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं वोकल कॉर्ड्स। ओके, वोकल कॉर्ड्स। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 पीसेज ऑफ पेपर लेंगे, 2 पीसेज ऑफ पेपर बिल्कुल पतले। अब इन पेपर को एक के ऊपर एक रख के जब हम अपने मुंह से उसमें हवा क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें से एक साउंड जनरेट होगी। इसी तरह से हमारे वोकल कॉर्ड्स काम करते हैं। वोकल कॉर्ड्स, जैसे ही वोकल कॉर्ड्स ने अपना काम स्टार्ट किया, उसमें नैरो स्लिट जो होगी, वहां से एयर पास होगी, लंग्स से एयर आएगी, एयर पास होगी, और एयर पास होने की वजह से ही हमारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ साउंड के लिए एक मीडियम नेसेसरी है। जैसे हमने देखा, जो जैसे ही वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो एयर में जनरेट हो रहे हैं, एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, और उस ट्रेवलिंग की वजह से ही हमारे को साउंड सुनाई देती है। ये हमारी आवाज जो है वो किसी दूसरे तक पहुंचती है। तो क्या क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये मीडियम वाटर
यानी लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं। गैसियस का तो हमने देखा कि एयर तो नेसेसरी है। क्या साउंड जो है वो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में भी पास आउट हो सकती है, उसमें भी मूवमेंट कर सकती है। तो sound needs a medium for propagation. प्रोपेगेशन होता है उसकी ट्रेवलिंग। साउंड को ट्रेवलिंग के लिए, प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम की नीड होती है। जैसे अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो क्या है, आप मेरी आवाज सुन रहे हो क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में तो वैक्यूम होता है, वहां पर तो एयर नहीं होती है। तो क्या हमारी आवाज दूसरे तक पहुंच सकती है? नहीं, हम स्पेस में एक दूसरे की साउंड को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, वैक्यूम होती है। इसी तरह से एक एग्जांपल लें, एक कांच का ग्लास मैंने लिया, ग्लास के अंदर मैंने अपना मोबाइल फोन डाला और दूसरे फोन से अगर उस पर मैं कॉल करती हूँ तो मेरे को उसकी रिंग सुनाई देगी। लेकिन अगर उस ग्लास, मुझे ये सुनाई देगी, लेकिन इस ग्लास में से यहाँ पर फोन है, इसके यहाँ से मैंने अगर एयर को सक कर लिया, इसमें से इसको वैक्यूम कर दिया, तो क्या मुझे वो आवाज सुनाई देगी फोन की? नहीं सुनाई देगी। तो एयर जो है वो एक मीडियम का काम करती है साउंड के ट्रेवलिंग के लिए, साउंड के प्रोपेगेशन के लिए। इसी तरह से अगर हम लिक्विड्स की बात करें, ये तो था गैसियस का। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड में भी क्या साउंड ट्रेवल करती है, साउंड का प्रोपेगेशन होता है? देन डेफिनेटली यस। कैसे? अगर हम एक बीकर में या फिर एक टब को पानी से हमने फिल कर लिया, उसके अंदर एक घंटी हमने रखी, पानी के सरफेस पे जब हम कान लगाएंगे और अंदर उस घंटी को दूसरे हाथ से बजाएंगे तो क्या होगा, हमें वो सुनाई देगी। इसी तरह से जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, बबल्स निकलते हैं। बबल्स में साउंड होता है। साउंड किस वजह से होता है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की वजह से होता है। प्लस जो उसमें क्या शो होता है कि लिक्विड जो है वो भी साउंड के प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में भी डेफिनेटली साउंड जो है वो जनरेट होता है। साउंड को एक मीडियम मिलता है सॉलिड से। जैसे अगर मैं एक सॉलिड स्टिक लेती हूँ मेटल की या फिर वुडन स्टिक मैंने ली, उसको मैं एक एंड पे स्क्रैच करूंगी और दूसरे एंड पे अगर कोई सुनता है उसको तो वो स्क्रैचिंग सुनाई देती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कोकोनट के, हम पहले के टाइम पे क्या होता था, दो कोकोनट, जो कोकोनट की शेल होती है, बाहर की कवरिंग होती है, उसको थ्रेड से बांध के एक एंड पे हाफ कोकोनट का शेल लेते हैं, दूसरे एंड पे लेते हैं, उसको एक थ्रेड से बांधते हैं। एक पर्सन यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है और यहाँ वाला कुछ बोलता तो उसको सुनाई देता है। तो ये भी क्या है, सॉलिड्स में क्या होता है, साउंड का प्रोपेगेशन होता है, साउंड की ट्रेवलिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि हम ह्यूमन ईयर जो है वो इस साउंड को सुनता कैसे है। ह्यूमन ईयर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ईयर में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के। इंटरनल ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल मीन्स अंदर का पार्ट, मिडिल मीन्स बीच का पार्ट और एक्सटर्नल मीन्स बाहर का पार्ट। जो हमारा बाहर की ये जो दिखाई देती है कान का ये पार्ट जो है ईयर का, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल ईयर होता है। इसे पिन्ना भी कहते हैं, पिन्ना। ये ईयर की जो शेप होती है वो फनल लाइक होती है, फनल लाइक होती है। अगर हम इस फनल को ऐसे कर दें
तो ये एग्जैक्टली ईयर की शेप करता है। ये पार्ट जो है ये पिन्ना होगा। पिन्ना क्या करता है, ये साउंड के जो पार्टिकल्स है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, इनको कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट करके ये मिडिल ईयर में यहाँ पर जो कैनाल होती है, इस कैनाल में भेजता है। कैनाल से जो इंटरनल ईयर में ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम पे ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद में ये पार्टिकल्स भेजे जाते हैं इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में काफी सारी नर्व्स होती है। ये नर्व्स क्या करती है, ये जो सेंसेशन आ रहा है, साउंड का जो सेंसेशन आ रहा है, साउंड के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन पार्टिकल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और ब्रेन हमारे इसको इंटरप्रेट करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इनको, इन पार्टिकल्स को, इन वेव्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ओके, सो एक्सटर्नल ईयर साउंड को कलेक्ट करता है, देन कैनाल में भेजता है। कैनाल से कहाँ जाते हैं, ईयर ड्रम पे जाते हैं। ईयर ड्रम कान का पर्दा जिसे कहते हैं, ईयर ड्रम पे जाते हैं, और ईयर ड्रम से इंटरनल ईयर में जाते हैं। इंटरनल ईयर्स में काफी सारी नर्व्स होती है। नर्व से ब्रेन में साउंड को पहुंचाया जाता है, और ब्रेन से हमें स्टिमुलेशंस मिलते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ओके, नाउ ये तो था साउंड कैसे जनरेट होती है, साउंड को हम सुनते कैसे हैं, साउंड कितने तरह की होती है, कैसी होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में हम 3 प्रॉपर्टी को रीड करते हैं। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, एंड देन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। साउंड जो है बैक एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। अब साउंड जो है वो ऐसे ही तो नहीं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड में, सॉरी वेव्स में। साउंड को वेव्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना डेविएशन साउंड का बनता है, जितना मीन पोजीशन से ये, जैसे ये मीन पोजीशन थी, फिर यहाँ पर आ रहा था, फिर इस डायरेक्शन में आ रहा था पार्टिकल वाइब्रेशन का, ठीक है, ये था। अब ये जो इसकी ये लाइन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से एक पार्टिकल में कितना डेविएशन होता है, कितना विस्थापन होता है, ये हाइट कितनी आती है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। इट मीन्स यहां से ये लेंथ जो रहेगी, ये इसका एम्पलीट्यूड रहेगा। ओके, नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो है, ये इसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड समझ में आया, जितना डेविएशन होगा उसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। जैसे क्लॉक का पेंडुलम जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है, इसे दोलन क्रिया भी कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। इस मीन पोजीशन से पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो मीन पोजीशन पे वो अपनी आएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। इसको क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। फ्रीक्वेंसी जो है पर यूनिट टाइम में कितने उसमें ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है टाइम पीरियड के, 1/टाइम पीरियड के, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये जैसे
अगर हम बात करें कि पर यूनिट टाइम हमारे पास कितना है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, एंड उसमें ऑसिलेटरी मोशन कितने हुए हैं 400 ऑसिलेशंस एक पार्टिकल ने 20 मिनट्स में किए। तो इसका फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ जाएगी 400 ऑसिलेशन ओवर 20 मिनट्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज। ओके, तो पर यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ये तो था एम्पलीट्यूड। सपोज यहाँ पर इतना पर यूनिट 1 सेकेंड का टाइम है, जितना भी एक पर यूनिट का टाइम है। अब इसमें कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक तो इतना हो रहा है, फिर इतना हो रहा है, फिर ये हो रहा है। तो ये कितने पर यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेशन होते हैं, जितने वाइब्रेशन होते हैं, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम यूज हुआ उसे हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड। ओके, नाउ लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड, वो क्या होते हैं। ये तो 3 प्रॉपर्टीज समझ में आई आपको, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। नाउ लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। लाउडनेस से आप समझ सकते हैं कि भारीपन जिसे कहते हैं। किसी की आवाज काफी हैवी होती है तो किसी की काफी श्रिल होती है, तीखी साउंड होती है। तो लाउडनेस क्या होगा, हैवी साउंड जिसकी होगी वो होती है लाउडनेस, एंड जिनकी श्रिल साउंड होती है, तीखी आवाज होती है, वो होती है पिच। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड से डिसाइड होता है लाउडनेस, एंड पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से, पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है एंड लाउडनेस एम्पलीट्यूड से। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ग्लास से मैंने मेटल बॉल को हिट किया, पहले धीरे से हिट किया तो उसकी साउंड क्या आएगी, काफी हैवी आएगी। फिर उसको मैंने जोर से हिट करूंगी तो क्या होगा, उसकी आवाज काफी, उसकी पिच जो है वो काफी हाई हो जाएगी, उसकी साउंड काफी तेज हमें सुनाई देगी। इसी तरह से बर्ड्स की चिरपिंग की अगर हम बात करें तो काफी श्रिल साउंड होता है, उनकी पिच जो है वो बहुत ही हाई होती है। लेकिन लोयन की रोरिंग की अगर हम बात करें, जब शेर गुर्राता है तो उसकी साउंड कैसी होती है, उसकी साउंड में काफी हैवीनेस होती है, काफी लाउडनेस होती है। तो ये तो था पिच एंड लाउडनेस के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जिसे हम सुन सकते हैं, जो हमारे को प्लीजेंट लगती है, और इनऑडिबल जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, जो हमें कानों में चुभती है। तो ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड होती है। ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। इट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसे हम इजीली सुन सकते हैं, वो हमारी ऑडिबल रेंज के अंदर होती है। लेकिन अगर हम बात करें इससे कम की, लेस देन 20 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो ये साउंड इंफ्रासोनिक साउंड होती है। जिसे सुन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर हम बात करें मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ये होती है अल्ट्रासोनिक। ये साउंड जो है
ये काफी ज्यादा साउंड होती है जिसे हम कहते हैं नॉइस। नॉइस एंड साउंड में काफी डिफरेंस है। साउंड जो ऑडिबल है, जिसे हम सुन सकते हैं, जो हमारे कानों को इजी सेंसेशन देता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नॉइस जो है उसे हम कहते हैं शोर। शोर क्या होता है, कानों में चुभता है, इजीली हम उसे सुन नहीं सकते हैं। नॉइस एंड म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, नॉइस जो है वो अनप्लीजेंट साउंड है, जबकि म्यूजिक जो है वो प्लीजेंट साउंड है। म्यूजिक को हम अच्छे से सुन सकते हैं, लेकिन नॉइस को सुनना बहुत ही मुश्किल है। मिनिमम रेंज 20 to 20,000 hertz, less than 20 hertz is called infrasonic, and more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound, and this one is called audible sound. Audible sound, ये inaudible, and this one also inaudible. Okay, now नॉइस पोल्यूशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो नॉइस पोल्यूशन का रीजन क्या है, साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, दैट साउंड क्रिएट्स पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट कॉज नॉइस पोल्यूशन। बहुत ज्यादा रेंज है साउंड की, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगी, नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करेगी। और ये किस वजह से, जैसे साउंड के व्हीकल्स ऑफ साउंड होती है, क्रैकर्स होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में मशीनरी की जो साउंड होती है वो क्या करती है, नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करती है। इनके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव साउंड और अनवांटेड साउंड। नॉइस पोल्यूशन के कंसिक्वेंसेस यानी कि इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या हो सकती है, डीमेरिट्स लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ स्लीप, hypertension, anxiety, temporary or even permanent temporary impairment और hearing में प्रॉब्लम आना, lack of sleeping, hypertension, ये सब क्या हो सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर्स टू लिमिट द नॉइज पोल्यूशन, measures to limit the noise pollution means हम नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो सोर्सेज है जिनसे नॉइज क्रिएट होती है उन सोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं हम। उसके बाद में व्हीकल्स में साइलेंसिंग डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि उनकी साउंड कम हो, और अननेसेसरी व्हीकल्स के साउंड जो है, जैसे बिना किसी रीजन के हॉर्न ब्लो करते हैं, उस चीज को कम कर सकते हैं। इवन प्लांट्स अगर हम ग्रो करें, ट्री को प्लांट करें रोड साइड्स पे, तो क्या होगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और पोल्यूशन क्रिएट होने से बचाते हैं। तो ये कुछ मेजर्स है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज को रेजिडेंशियल एरिया से दूर एस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे कि साउंड पोल्यूशन से लोगों को दिक्कत ना हो, उनके अंदर कोई कंसिक्वेंसेस ना क्रिएट हो कि उनको प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से काफी मेजर्स है जिनको हम अडॉप्ट करके नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो इट वाज अबाउट अवर चैप्टर इन विच वी लर्न अबाउट साउंड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है लैरिंग्स से, वॉइस बॉक्स से। इसके बाद में ह्यूमन हियरिंग कैसे होती है, ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, ईयर की प्रोसीजर क्या रहता है साउंड का, ईयर में जाने का, उससे हम
कैसे इंटरप्रेट करता है माइंड, उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में लाउडनेस एंड पिच के बारे में वी ऑल्सो डिस्कस्ड, एंड देन नॉइज पोल्यूशन के बारे में, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में वी डिस्कस्ड। So I hope you have understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.